हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे ना 7वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था ना, इसको समझा रहा हूँ। आंसर की के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं अब इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं वो अपने आंसर मैच करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आंसर की वीडियो अलग से डाल दी है, ठीक है। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि -10 का योज्य प्रतिलोम यहाँ पे पूछा था। यहाँ पर आपसे पूछा था एडिटिव इनवर्स बताइए -10 का। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब पता है क्या होता है? मतलब इसमें क्या जोड़े कि जीरो आ जाए। तो अगर माइनस का टेन दे रखा है तो प्लस का टेन जोड़ेंगे, अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस का जोड़ेंगे ताकि जीरो आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या था? ए, ठीक है। फिर से बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? हमें पता 90 होता है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत बार प्रैक्टिस की होगी। ऐसे सप्लीमेंट्री बोलेगा तो उसका टोटल 180 होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्ताकार के क्षेत्र की चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो सर्कल है ना, इसकी इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले इस सर्कल के इस के अंदर इस शेडेड रीजन को क्या बोलते हैं, अंदर की चीज को एरिया बोलते हैं। जैसे अगर आपसे बोले कि भाई अगर मुझे एक गोल मेज पर कपड़ा बिछाना है, तो कपड़ा बाउंड्री पे लगाएंगे या पूरी जगह बिछाएंगे? पूरी जगह बिछाएंगे, तो वहां पे क्या लगाएंगे? एरिया लगाएंगे। हमें यही चीज समझनी है कि एरिया कहाँ लगाना है और कहाँ पर सरकमफ्रेंस। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। जब इसको पूरा कवर करना होता है ना, तो वहां पर क्षेत्रफल लगाते हैं, वहां पर एरिया लगाते हैं। मैं एक्स्ट्रा भी साथ साथ बता रहा हूँ। और अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी कोड को क्या बोलते हैं, सबसे लंबी कोड को हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपसे ये पूछ ले कि एक सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं, तो जब हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो उसमें कितनी रेडियस होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक डायमीटर में ना दो रेडियस होती है। कितनी रेडियस होती है? दो। एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि एक वर्ग में कितनी सममित रेखा होती है। देखो यहाँ पर जो लिखा है ना सिमेट्री, तो आप बुक में सारी की सारी सिमेट्री अच्छे से देख लो कि किसमें कितनी कितनी सिमेट्री होती हैं। अब जैसे स्क्वायर में तो चार होती है। अगर आपसे पूछेगा इक्विलेटरल एंगल्स, समबाहु त्रिभुज, उसमें कितनी होती है? तीन होती हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा आइसोसेलेस में कितनी होती है, तो उसमें एक होती है। ये तो रफ में बना रहा हूं ना। फिर उसके बाद ये है कि आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना 0.003 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0.2 लिखा है, तो देखो आपको क्या करना, 3 2 जा 6 कर दिया, तो पॉइंट के बाद एक, एक के पॉइंट है एक, एक दो तीन, तो टोटल कितने को? चार। तो एक दो तीन चार के पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, डिवाइड वाला भी आ सकता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम हिंदी में देख सकते हैं। ये कह रहा है दो वो कौन से कोण है जो मिलकर संपूरक बना देंगे। दो आपको एंगल बताने हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो देखिए सप्लीमेंट्री बनाने के लिए दो एंगल की बात करें तो उनका 90-90 होना बहुत जरूरी है, तो राइट एंगल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि दो वो एंगल कौन से हैं, ठीक है, जिसको मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री बने, तो 45-45 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना। यहाँ पे टोटल बोल रहा था, यहाँ पर टोटल नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था किन दो को मिलाकर सप्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं आपसे। फिर ये कह रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3 7 अपॉन में 100 था, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना था, ठीक है। तो 300 और ये कितना हो गया? 7। तो जीरो की जगह 7 आ गया, जीरो की जगह जीरो आ गया, वन की जगह पॉइंट लग जाता है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पर इसने क्या बोला, ये देखो क्वेश्चन है। इसने बोला इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने का सिंपल तरीका क्या होता है? जैसे 0.02 दे रखा है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और वहां परसेंटेज लगा देते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए ना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी पॉइंट हटाओ, पॉइंट की जगह एक आ गया, दो जने 2 जीरो लिख दी, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2 और 1% बच गया, ये आंसर आ गया। और अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, देखो जो क्वेश्चन है ना इसको उल्टे सीधे करो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया और बोला कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो जब परसेंटेज दे रखा तो हटाना होता तो नीचे 100 लगा देते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को बोले कि पॉइंट में लिखे, तो 0 की जगह 2 आ गया, 0 की जगह 0 आ गया, 1 की जगह पॉइंट आ गया, ठीक है, और फिर 0 लगा दो। देखो वही चीज़ आ गई ना जो मैंने दे रखी थी। तो आपको उल्टा सीधा करना भी आना चाहिए अगर आप सच में एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि दो नेगेटिव नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या निकलेगा। देखो आपसे अगर ये बोल रहे ना दो नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप दो नेगेटिव कोई से भी ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, हाँ या ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो प्लस का भी आ सकता है, और अगर ये बड़ी रकम हो गई, ये छोटी हो गई, तो माइनस का भी आ सकता है। तो पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, इस बार उन्होंने चेंज कर दिया। तो पिछले साल के पेपर भी करो जो मैंने वीडियोस बना रखी है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने, जिनको नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ, देखो बेनिफिट उठाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको। जब पुराने बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको बहुत फायदा होता है, आप पुराने कमेंट चेक कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद देखो 10th है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कोई नया भी बन के आ सकता है। तो ये क्या कह रहा है, 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, एम और एन को मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ऐड कर दो। अगर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में पढ़ लो। ये कह रहा है इन दोनों को पहले गुणा करो। अब ये ना हिंदी में पता नहीं लगता ना कि बच्चे गुणन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फिर कह रहा 3 से फिर गुणा कर दो, गुणा कर दिया, फिर कह रहा 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे कोई और क्वेश्चन बोल सकता है। बाकी इंग्लिश में आपको पता नहीं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो वर्ड मीनिंग आपको थोड़ी पता होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है वैल्यू निकालिए, -2 की पावर 3 है, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे, माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक माइनस बचा वहां पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल बोल रहे हैं और इसका रोटेशनल, हमें रोटेशन करना है, रोटेशन करेंगे तो एक तरीके से, कितना तरीके से, 3 है तो 3 बार रोटेट कर सकते हैं, क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने बुक में देखा होगा और पिछले साल भी आया था, एक पैर इस तरीके से हो रहा है ना, तो वहां पे भी 3 तरीके से रोटेट हो रहा था, हाँ या ना। तो ऐसे वो रोटेशन वाले सारे एक बार देख लो कितने कितने मतलब पर हो रहा है रोटेट, ठीक है। तो देखो ये एमसीक्यू हो गए। अब मैं आपको यहाँ के क्वेश्चन फटाफट समझा दूं, ठीक है, शॉर्ट में करेंगे। ये कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, तो कोणों की माप निकालिए। देखो कितना इजी है ये। क्या कह रहा है पता है, वो कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल, अब हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है अगर एक दूसरे से 44 बड़ा है, ठीक है, तो आपको दोनों एंगल पता लगाना है वो कितने कितने होंगे। देखो आप सिंपल तरीका अपनाना डियर, स्मॉलर एंगल को हमने x मान लिया, ठीक है, तो लार्जर एंगल कितने का होगा, x प्लस 44, क्योंकि वो बड़ा है, 44 बड़ा, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा, हाँ या ना। तो स्मॉलर एंगल x है, लार्जर एंगल कितना, और ये आप कॉमन सेंस माइंड से भी सोच सकते हो। तो देखो स्मॉलर की जगह x लिख दिया, लार्जर की जगह x प्लस 44 लिख दिया, x x कितने होगा 2x, तो प्लस का 44 माइनस का 44 हो गया, इक्वल के उधर जाता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 180 में से 44 के कितने बचे, 10 में से 4 के 6, 4 में से 4 के 3, 136, 136 का हाफ कर देंगे कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 68, छोटा वाला कितना आ गया, 68 आ गया, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल कितने का आ गया, 68, पूरा पूरा लिखोगे आप स्मॉलर एंगल हिंदी में छोटा कोण, ठीक है। और लार्जर कितना आ गया, बड़ा कोण कितने का आ गया, उसमें 44 जोड़ दो,
अब चेक करो, चेक मतलब हमने सही करा है क्या, दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री का तो टोटल 180 होता है ना, आ रहा है, हमने सही करा, हमें खुद ही पता लग गया हमारा आंसर सही है गलत। ठीक है, आप ऑफिशियल आंसर की देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है और मैंने आपको कैसे कराया, आपको जो इजी लगा आप उस पैटर्न को समझो, कल को अगर कोई और क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाता है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो इवनिंग वाले बच्चे मैं बता दूं पेपर सेम नहीं आता, प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज करना। ठीक है, फिर ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 6। ये तो आपकी बुक जैसे क्वेश्चन है ना, तो देखो बहुत इजी है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना होता है ये देखो। 3/7 बोला है, इसने बोला न्यूमरेटर 6 है, देखो यहाँ गलत छप गया तो टीचर ने करेक्शन करवा दी, 6 है, तो यहाँ पर आपको पता लगाना क्या है, बताओ। 3 के डबल में 6 दो नंबर पे आता है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ गया। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर ऐसे करा हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग कर 5 तथा -11 का योग ज्ञात कीजिए। देखो एक आधा क्वेश्चन छठी क्लास का भी आएगा ना, इसलिए छठी क्लास का देख दिया मैंने। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, देखो लाइन ड्रॉ वाला दिया है ना, तो आप में भी दे सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लो। ये माइनस का है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 5 और -11 को ऐड कीजिए, तो पहले प्लस का 5 है, तो पहले 0 से 5 पर चले जाइए, चले गए। अब माइनस है तो लेफ्ट में जाएंगे, माइनस है तो लेफ्ट में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो माइनस के 6 आंसर आ गए। ये इस तरीके से हम कर देंगे, यहाँ पे एरो बना देंगे ऐसे करके, ये ऐसे गया था और ये लेफ्ट है तो ऐसे जाएगा। माइनस है तो लेफ्ट में जाना है और प्लस है तो राइट में जाना। ठीक है, और इसका आंसर दिया नहीं जाएगा क्योंकि इसने बोला प्रेजेंटेशन बच्चे ने जो करी उसके बेस पे नंबर दीजिए। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो 4 से 5 है ना, इसको आपको प्रोडक्ट करके पावर के रूप में शो करना है। ठीक है, तो 4 से 5 दे रखा है, तो कैसे करेंगे देखो, प्राइम फैक्टर करो, तो 5 या 9 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 के बड़े में आता है, 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 1 जा 3, एक इसे दे दिया 3 3 जा 9, एक इसे दे दिया 3 5 जा 15, फिर 5 3 8 9, 3 के टेबल में दोबारा आएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 405 का क्या 3 की पावर कितने आएंगे 1 2 3 4 और 5 की पावर 1 हो गई, ये आंसर आ गया। आपकी बुक का ही था, आपने कर लिया होगा इसे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। तो आपको देखो ये कोई सा भी आप एग्जांपल अपने हिसाब से दे सकते थे, जहां पर इनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक हो, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते थे। ठीक है, आप स्क्वायर बोल सकते थे, तो ऐसी कोई भी आप बता सकते हो जहां पर सिमेट्री और रोटेशनल जो है वो एक से ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पर तो लिखा है एक से अधिक, और इंग्लिश में लिखा है कि आपको बताने में लाइन सिमेट्री भी हो पाए रोटेशनल भी हो पाए, तो कोई बात नहीं, इसलिए दोनों फिगर सही रहती हैं, इक्वल ट्रायंगल और स्क्वायर, क्योंकि ये सब में एप्लीकेबल हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज और वर्ग। उसके बाद अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, ये कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ सिमेट्री बतानी है रेगुलर हेक्सागन और सर्कल में, तो आपको पता है हेक्सागन में कितनी होगी 6 साढ़े, तो 6 हो गया, सर्कल में इन्फिनिट मैनी आ गया, आया ना। सर्कल में कितनी समित होंगी बहुत सारी, और षड्भुज में 6 होंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, समझा दिया तो इसी में बहुत है, और मैंने आपको कहा था पुट करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पुट करने वाला आया 5n² + 5n
माइनस का 2, ठीक है। इसने बोला n की वैल्यू माइनस का 2 दे रखी है, तो जहां n है वो माइनस का 2 पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 पुट कर दो, तो 5 माइनस का 2 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। 5 क्वेश्चन ने मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो एक ग्रुप ये बना हुआ, एक ग्रुप ये बना हुआ, एक ग्रुप ये, तो आराम से करना। जब पावर 2 लगी है तो उसे 2 बार लिख लिया, एन है तो एक बार लिख लिया, ये सेम उतार लिया। और यहाँ कोएफिशिएंट ने तो मल्टीप्लाई लगा दिया, कोएफिशिएंट ने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब तो 3 ग्रुप बना लिए। अब देखो इस वाले ग्रुप को हटा लो, इसमें माइनस माइनस कट गया, 5 टू द 10 टू द 20, और प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, और माइनस का 2, 20 लिखा, माइनस का 10 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 12, तो 20 में से 12 के कितने बचे, 8 हो। तो बिल्कुल आराम से करना, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन्होंने कैसे करा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी। तो मुझे पूरी उम्मीद है सबका ठीक होगा, ठीक है। और जो बच्चे सीख रहे हैं, देखो एक लाइन का टोटल कितना होता है, कितना होता है एक लाइन का टोटल, हमेशा याद रखो एक लाइन का टोटल 180 होता है। तो y प्लस 110 इज इक्वल टू में 180, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म, ठीक है। एक लाइन का टोटल 180 होता है, 70 डिग्री आ गया। खुद सोचो, अब ये 70 आ गया, और आपको पता है इन दोनों का टोटल इस वाले के बराबर होता है, इन दोनों का टोटल इस वाले के बराबर होता है ना। तो कितना आ गया, 50 प्लस x बराबर 110। तो x कितने का आएगा, 110 में से 50 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको निकाले, एक और तरीका है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। 70 निकाला, 50 निकाला, तब भी 60 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एक पाथवेज प्रॉपर्टी का मुझे लगता है इस बार भी दे सकता है। और जो इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो भी आप एक बार देख लेना। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसने बोला कि 15 या 12, तो a कितने का होगा, ठीक है। देखो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जब भी ये 90 डिग्री का होता है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला ये रहता है, बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब सुनो, शॉर्ट में लिखूं तो h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब h किसे कहते हैं, 90 के सामने वाले को h कहते हैं, इनका 15 का स्क्वायर। बेस कितना, a का स्क्वायर, p कितना, 12 का स्क्वायर। चाहे ये दिया हो या ना दिया हो, ये यही रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं दिया तो उसे सामने लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हो बच्चों आप, फॉर्मूला थोड़ी चेंज करोगे आप, एक ही फॉर्मूला याद रखो, जो दिया वो लिख दो। अब 15 का स्क्वायर, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225, 12 को 12 करोगे तो 144, फिर 144 जाके माइनस का हो जाएगा, फिर 225 में से 144 घटा दो, 81 आ गया, और स्क्वायर जाके रूट बन गया। 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे अब हिंदी में भी वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर बताया, इसलिए मैंने दोनों में यहाँ बता दी। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्या कह रहा है, आपको आंसर दे दिया, ठीक है, और हाइट आपको दे दी। इसने बोला है आपको उसका बीसी बेस निकालना। तो जब हमें बेस निकालना होता है ना, तो आपने मेरे फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लो, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फॉर्मूला क्लास 7 ASC स्टार्टर लिखो, तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। चैनल का नाम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए नहीं बोला हमें, BC यानी कि बेस निकालने के लिए बोला है। तो बेस का सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई एरिया
अपॉन में हाइट। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस वगैरह देख रखी है ना, तो वो सीधा कर देंगे, नहीं तो एरिया वाले से भी कर दोगे तब उससे भी सही है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई, तो 2 मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल कितना है 36, और हाइट कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24 आंसर आ गया। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। आगे समझ में आपको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो फिर से पुटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो पुटिंग वाला क्वेश्चन तो देखो मुझे पूरा लगता है कि आपके एग्जाम में भी आएगा। तो इसने बोला कि पहले इसको सॉल्व करो फिर वैल्यू रखो, पहले इसको सॉल्व करने के लिए बोला, सीधा पुटिंग करने के लिए नहीं बोला। देखो सॉल्व करने के लिए बोला है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2a का स्क्वायर, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2ab, 3 का 3 आ गया माइनस का ab। अब 2a का स्क्वायर सेम उतार दिया, प्लस 2ab में से एक ab गया, ab बचा, प्लस का 3 आ गया। ये हो गया सॉल्व। देखो सेम जो लाइक लाइक होता है ना, लाइक टर्म को जोड़ते लाइक टर्म को घटाते, ये आपको याद रखना है। ये पावर 2 आ गई तो ये इसका लाइक नहीं कहलाएगा, अनलाइक कहलाएगा। अब ए कितना दे रखा है, ए इसने 5 बोला हुआ है, और बी कितना बोला हुआ है माइनस का 3 बोला हुआ है। तो 2 ए की जगह 5 लिख दिया, ए की जगह 5 लिख दिया, बी की जगह माइनस 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। 2 5 की पावर 2, 5 को 2 बार लिख देंगे, 5 दिया 15 हो गया, प्लस का 3 हो गया, 5 मेरे 25 दूना 50 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया। तो 50 और 3 कितने होते 53, 53, 53 माइनस 15 कर दो, अब इसको घटा दो, 53 में 15 गया, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल हमने कर दिया, ठीक है ना। देखो मैंने कैसे करा, ए की जगह 5 रख दिया, ए की जगह मैंने 5 रख दिया, बी की जगह माइनस 3 रख दिया, तो 5 दो बार लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 15 हो गया, 3 का 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 25, 25 2 50, 15 का 15, 3 का 3, 50 और 3 53, 15, इसको लेस कर दिया 38 आ गया। देखो सबसे पहले ये जो 2 है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये इसमें से घटा दिया। तो पहले हमने सिंपल टर्म में बदला, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। वो वीडियो रुक गई थी अचानक, मैंने देखा नहीं तो मैंने करता हुआ चला गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसी में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पैरीमीटर है ना रेक्टेंगल का, तो उसकी लेंथ दे रखी है 40 और डायगोनल जो है 41 है, मेरी बात समझ रहे। तो आर्क की लंबाई 40 है और विकर्ण 41 है, इससे परिमाप पूछा है, तो पता है कैसे करेंगे। हमें रेक्टेंगल बोला है ना, आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपने बुक का कराई हुआ है, तो ये हमने बना लिया, तो ये 41 है, ये 40 है, तो हमें ये पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो चारों को टोटल करेंगे पैरामीटर के लिए। तो आपको पता है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे पाथोस प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पाथोस प्रॉपर्टी में ये हमेशा अलग लिखते हैं, इन दोनों को अलग लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। फिर 41 का स्क्वायर और एडी का हमने एडी उतार दिया, और ए बी कितना है 40। अब 41 की 41 में मल्टीप्लाई करेंगे 1681, 40 की 40 में करेंगे 1600, यहाँ पर आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर प्लस का 1600 माइनस का हो जाएगा, तो 1681 में 1600 का 81 बचे। अब इसके और जाके रूट बन जाएगा, 81 का रूट 9 होता है, कैसे निकालते हैं, आपने प्राइम फैक्टर करा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप एलसीएम ले लेंगे ना, तो 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, तो 3 3 9 हो जाएगा। अभी हमारा कितना निकला, ये निकला 9। अब हमें निकालना क्या, हमें पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो या तो आप चारों को जोड़ दो, या आप एक बार लेंथ को जोड़ दो ब्रेथ के साथ, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 98 आ जाएगा। तो यूनिट जो होगी वो लिख दोगे, ठीक है। अब जैसे इसमें मॉर्निंग वालों में ये क्वेश्चन आया, तो इसी के नीचे आप देखोगे बुक के अंदर ही आपके रोम्बस बना होगा, उसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे, पहले ये निकाल लोगे ये चीज,
ठीक है, ये निकाल लो इससे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी क्वेश्चन के नीचे बुक में ना आप देखोगे क्वेश्चन बना होगा, उसमें रोम्बस होगा और रोम्बस की डायगोनल आपको दे रखी होगी, फिर आप उसका आधा आधा कर लेंगे तो ये 90 डिग्री का होता है। तो आप ये चीज़ निकाल लेंगे और जब ये चीज़ निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 12th क्वेश्चन है, तो ये भी आपके बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इसने बोला है कि कक्षा में इस्तेमाल होने वाले चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की इतनी इतनी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये कह रहा है परसेंटेज निकाले कार्बन की चौक में। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो किसकी बात कर रहा है, कार्बन की बात कर रहा है। तो कार्बन कितना है, दूसरे नंबर पर है, तो 3, टोटल कितना है 10, 15, 25 हो गया। नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 25 4 जा 100, तो 12% आ गया। ठीक है, अभी बुक का क्वेश्चन है तो इसे रफ में बता रहा हूँ। फिर 3 ग्राम कार्बन है, तो पूरा चौक कितने का होगा। तो देखो कार्बन हमने कितना परसेंट निकाला है, 12% निकाला है, तो टोटल का 12% कितना है, 3 ग्राम। टोटल का 12% 3 ग्राम है ना, तो एक्स लिखा, 12/100 लिख दिया, इक्वल टू में 3 लिखा। अब इसको उधर ले जाओ, जब उधर ले जाएंगे तो 12/100 का 100/12 हो जाएगा। तो 3 4 जो 12, 4 2 जो 8, 4 5 जो 20, तो एक्स इक्वल टू 25, यानी कि 25 ग्राम आ गया। और सिंपल था, बच्चे ऐसे दिमाग लगा लेते। यहाँ पर 3 है और 3 का ऐसे 3 ग्राम लिख दिया, तो टोटल 25 ही तो आ रहा है, तो चौक पाउडर 25 ग्राम का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करना था आंसर। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ये कैसे करा है। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते थे तो आप इसके नीचे वाला कर सकते हो। राहुल ने 5% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 1000 रुपये जमा किए। तो राहुल द्वारा ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। उसको पता लगाना कितने रुपये उसने जमा कराए तो उसे 1000 रुपये ब्याज मिल गया। और 3 साल बाद दे ब्याज की गणना, तो 3 साल बाद का ब्याज कितना बनता है और राहुल द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना था। तो देखो बहुत आसान है। देखो हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, हमें रेट कितना दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 5%, हमें टाइम 2 साल दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 1000 दे रखा है। P आपको पता नहीं है, R कितना है 5 है, टाइम कितना है 2 है, नीचे 100 है, उसको उठा के उधर ले जाओ। 100 ऊपर चला गया, 5 नीचे, 2 नीचे आ गया, P बचा तो 5 दूनी 10 से 1 0 कट गई। तो उसने कितने रुपए का उधार लिया था, 10,000 रुपये का लिया था। अब उसने बोला कि 3 साल बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट फिर से निकालना है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। P कितना दे रखा है 10,000, रेट कितना दे रखा है आपको, वही रेट सेम रहेगा 5। अब टाइम 3 साल हो गया, वो 3 साल बाद पूछा उसने, तो कितना आ गया 1500। और सिंपल है ना बच्चों, 2 साल के 1000 रुपये बनते हैं, 1 साल के 500 बने, तो 3 साल के 500 500 500 कितना हो गया 1500। तो कुछ चीजें ना दिमाग से कॉमन सेंस से कर ली जाती हैं, और अगर हम आंसर लिखेंगे उसके कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा 1500 आ गया। अब इसने पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा राहुल को। देखो जब उसने शुरू के 2 साल के लिए लोन लिया था उसे 1000 रुपये देने पड़ गए, फिर उसने 3 साल और लोन जो है ना उसने लिया, मतलब उसी के, मतलब वो अभी उसने चुकाया तो है नहीं, तो 3 साल और हो गए, तो 1500 देने पड़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल से कितना देना पड़ेगा, 1000 और 1500 कितने को 2500 रुपये देने पड़ेंगे उसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ये 13 क्वेश्चन है, ये हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में है। तो ये कह रहा है कि आपको लो लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। देखो बेस सेम है, पावर घट जाएगी, 5 आ गया, बस इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, अभी ब्रैकेट लगा रहने दो, बेस सेम है,
पावर जुड़ जाएगी, 6 4 10 हो गए। फिर बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर घट जाएगी, तो कितना आ गया 3, 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पर आंसर की भी देख सकते हो आप। अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो देखो 6 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, 9 कितनी बार है, 3 बार, और 2 कितनी बार है, 2 बार, मल्टीप्लाई लगा लो। उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार, 2 कितनी बार है, 4 बार, और 9 कितनी बार है, 1 बार। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर में लिखना पड़ता है, किसमें लिखना पड़ता है, प्राइम फैक्टर में। तो 6 को क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 को क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 को 3 2 जा 6, 6 को 3 2 जा 6। ठीक है, सुन लो मेरी बात। और 9 को भी कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 2 2 है ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, और नीचे वाले को उतार लो ऐसे। और 9 को कर लो, 3 3 जा 9। ठीक है, अब आप देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार है। फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। अपॉन में 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार है। और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार। अब बेस सेम है, पावर घट जाएगी, बेस सेम है, पावर घट जाएगी। तो 6 में से 4 के कितने बचे, 2 और या 5 बचे, तो ये आंसर आ गया। ये आप आंसर यहाँ पर भी देख सकते हो कैसे करा उन्होंने, जैसे मैंने करा वैसे कर लेना। ठीक है, मतलब जैसे आपको आसान लगे वही कर लेना। फिर इसने बोला है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहीं पर देख लो, ये आंसर आ गया, इस तरीके से लिख देना। और 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लेंगे, तो ये लिखा, बाद वाले की जीरो लगाते नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाओ केस स्टडी पे। अब देखिए हम केस स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत इजी होती है केस स्टडी, बहुत ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप आराम से कर पाएंगे। ये क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये सविता है, वो कह रही है कि मैं होम टाउन जाऊंगी, जो 440 किलोमीटर दूर है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस 440 है। ठीक है, और वह रेलगाड़ी से पंतनगर पहुंचती है, जो कुल दूरी की 3/4 है। देखो, रेलगाड़ी से पंतनगर पहुंची है, जो कुल दूरी का 3/4 है, यानी कि 4 एकम 4 4 एकम 4, 4 1 4 4 1 4, 330 किलोमीटर तो वो रेल से गई है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन देख लो, सविता ने कितनी दूरी रेलगाड़ी से तय करी है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 330 आ गया। हमने पहले ही कर दिया कि 300 तय कर देंगे इसका। फिर इससे बोला उसने कितनी दूरी टैक्सी तय तय करी, अभी चेक करते हैं। ये कह रहा आगे वह 55 किलोमीटर सफर बस से करती है, मैं बस से बता दिया 55 किलोमीटर जाती है भाई। तो 330 रेलगाड़ी से गई, तो 55 वो बस से गई है। ठीक है, और देन टैक्सी से गई है फॉर 1/10 ऑफ जर्नी, तो ये भी बहुत आसान है। तो 440 का 1/10 कर देंगे, तो जीरो कट के तो 44 आ गया ना। ये भी आसान। तो ये कह रहा है उसने कुल दूरी का कितना हिस्सा बस तथा रेलगाड़ी द्वारा तय किया। तो उसने बोला बस और रेलगाड़ी से कुल कितना तय किया, तो बस से कितना करा उसने, तो बस से 55 करा है, और रेलगाड़ी से 330, दोनों को जोड़ दो, तो 55 और 330 कितने हो गए, 385। और 385 को डिवाइड कर देंगे 440 से, तो डिवाइड करने पे आएगा 7/8 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन
ऑफ डिस्टेंस डिड शी कवर बाय फुट, पैदल कितना गई, तो पैदल तो हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इसने बोला 1 से गई, इसके बाद फिर वो बाकी जो है वो पैदल चली। तो आपको पता लगाना, देखो 440 में से आप 330 घटाओगे पहले, बचे 110, 110 में से 55 घटा दोगे, बचे 55, 55 में से आप जो है ना 1/10 घटा दोगे, जो वो टैक्सी से गई यानी कि 44, बचे कितने 11, ठीक है, बचे कितने 11। अब 11 बटे में 440 आ जाएगा, 11 चौके 44, तो 1/40, 1/40 जो है वो किससे गई, फुट से गई, दोनों में से एक ही करना था। तो बच्चे ने ऊपर वाला करोगे, ये आंसर मैच कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो मैंने आपको कहा था केस स्टडी हमेशा इजी आती है, नया बनकर आता है लेकिन बहुत इजी आता है, ठीक है। तो केस स्टडी की मैंने आपको पहले वीडियो प्रोवाइड किया है, ये दे रखा है, ये देखो। इसने क्या बोला है, इसने बोला कि बताइए 1989 में कितने पेन जो है बिक गए हैं। तो देखो 1989 का है, ये रहा 2000 आ गया। ये तो बहुत सिंपल दिया है, आपकी बुक से भी इजी दिया है। ये कह रहा है किस वर्ष में सबसे अधिक पेन बेचे गए हैं, तो 1993 में। कितना आसान है ना, हाँ है ना। फिर कह रहा है इन विच ईयर पेन सोल्ड वर्थ मोर देन 3000, 3000 से ज़्यादा पेन कब कब बिके हैं, तो ये 1990 में और 1993 में, ठीक है। बहुत आसान था ना। देखो केस स्टडी, अगर किन किन वर्षों में पेनों की बिक्री पिछले वर्ष से ज़्यादा हुई है, तो पिछले वर्ष से ज़्यादा मतलब पिछले साल से ज़्यादा हुई है। तो जैसे यहाँ पर इतनी हुई तो इसमें ज़्यादा हो गई, है ना, और यहाँ पर तो कम हो गई, इससे यहाँ ज़्यादा हो गई। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये देखो आंसर भी ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये 16 क्वेश्चन है, ये देखो आराम से देखो, बहुत सारी पिक्चर बनी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले साल के पेपर वाला भी करवाया था, है ना। तो इसने आप पूछा क्या, पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन देख लो, कि पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन तो पीछे है ना, पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा आइसक्रीम का डिब्बा किस ज्यामितीय आकार का, तो कितना इजी दिया गया। बताओ आइसक्रीम का डिब्बा कौन सी शेप का है, कौन सी शेप का है, इसे कौन सी शेप बोलते हैं, क्यूबॉइड ना। तो आ गया आंसर क्यूबॉइड। अगला क्वेश्चन है गाड़ी के विभिन्न फलकों पर कितने आइस कैंडी छपी है। देख लो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कितनी कैंडीज है, बताओ कितनी आइसक्रीम बनी है। आपको सर 2 ही दिखाई दे रही है। अरे बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, बोला कि ऊपर और नीचे को छोड़ के हर जगह आइस कैंडी है, यहाँ पे और इसके नीचे छोड़ के इधर भी है इधर भी है, तो 4 हुई ना, 4 आएगा आंसर। अच्छा कमेंट करके बताना जिन्होंने पेपर दिया था उन्होंने क्या लिखे, देखो आंसर भी देख लेना, 4 ही है। ये कह रहा मेक ए नेट, नेट बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको किसी भी एक शेप का नेट चार्ट बना देना। तो आपको मैंने सिखाया था ना नेट वाला, जैसे आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। और आप सिलेंडर वाला बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आइसक्रीम के डिब्बे में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। ये आंसर आप देखो, 6 होते हैं बड़ी। तो मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया है, मुझे पूरी मुझे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।